अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत, मेरे साथ हैं गजल अशरफ। आप सबको हैप्पी मंडे। मंडे वाला जी हाँ। दिन थोड़ा सा भारी भी होता है, थोड़ा सा एनर्जेटिक भी होता है। इसमें आपको अगले 5 दिन का सोचना होता है और कभी कभार आपको ऑफिस जाने का दिल नहीं करता, तो हम उम्मीद करते हैं कि जिनका ऑफिस जाने का दिल नहीं अच्छा, करता, रात को नहीं कर रहा होता। हाँ, रात को नहीं कर रहा होता, तो वो हमें देखें और हमें देख के थोड़ा सा इंस्पिरेशन जरूर ले लें, क्योंकि हम सुबह 7 बजे से ऑफिस में मौजूद हैं, 9 बजे आपके बिल्कुल। सामने मौजूद हैं। सो जल्दी से उठिए और अपने ऑफिस की तैयारी कीजिए। बिल्कुल। और आपको थोड़ा सा बताते हैं कि कल कुछ क्या हुआ है। सैटरडे संडे को बहुत कुछ हैपनिंग्स हुई हैं, लेकिन ये बताएंगे कल की। इससे शुरू करते हैं संडे से कि फ़लस्तीन से यकजहती के लिए मार्च किया गया, गज़ा से यकजहती के लिए जमात इस्लामी की जानिब से, और एक लोगों का जम्मे गफीर था जो हमें इस्लामाबाद में नजर आया है। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद कर दिए गए थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब किया। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुजुर्ग ख़वातीन थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, नौजवान थे, सब ने मार्च में शिरकत की फ़लस्तीन से यकजहती के लिए। और इसके साथ साथ अब नेक्स्ट सैटरडे यानी कि 26 अप्रैल को भी मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है उनकी जानिब से। तो ये जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से किया जा रहा है फ़लस्तीन से यकजहती के लिए। बिल्कुल ऐसे ही जी, आगे बढ़ते हैं। और मेरा ख्याल है कि आज वक्त कम है और मुकाबला वही बहुत आपकी ही बात सख्त की है। मुकाबला सख्त होता है। तो सोशल स्टोरीज का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको खबर देंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम मोड़ आया है। पाकिस्तान ने 1971 के सानहे पर ज़ाबता मुआफ़ी और आज़ादी से कबल के असासों की वापसी से मुतल्लिक बातचीत जारी रखने पर रजामंदी जाहिर की है। इट्स अ गुड डिप्लोमेटिक जेस्टर अगर मैं कहूँ तो। ये इंकशाफ बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद जसीमुद्दीन ने इस वक्त किया जब दोनों ममालिक के फॉरेन सेक्रेटरीज की मुलाकात ढाका में हुई। और अच्छी बात है, मुलाकात हो गई है 15 साल बाद। और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली साहब हैं, उनकी जानिब से भी कहा गया कि काफ़ी खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। इसके अलावा बांग्लादेश ने पाकिस्तान से $4.2 बिलियन मालियत के असासों की वापसी और तकरीबन 3,25,000 महसूर पाकिस्तानियों की वापसी का मुतालबा भी दोहराया है। साथ ही दोनों ममालिक ने दो तरफा तिजारती ताल्लुकात बेहतर बनाने और जल्द ही बराह रास्त परवाजें बहाल करने पर भी इत्तफाक किया है। ये मुलाकात गुज़श्ता 15 वर्षों में पहली फॉरेन सेक्रेटरी सतह की बातचीत है, जो कि एक अहम सफाती पेशरफ समझी जा रही है। ख़वातीन नौज़ात बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात थोड़े से ख़राब थे, लेकिन हाल ही में जो गवर्नमेंट तब्दीली हुई उसके बाद ताल्लुकात हमने बहाल होते हुए देखे। और ये काफ़ी अच्छा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जब करीब आएंगे तो दोनों ममालिक में तिजारत भी होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताते, आप ग्यालाबारी से तो आप भी डरती होंगी, या पूरा इस्लामाबाद डरता अब तो सब होगा, डरते क्योंकि हैं। जब ग्यालाबारी होती है तो घरों के शीशे भी टूटते हैं। कल भी हुई है। एग्जैक्टली, कल भी हुई है, घरों के शीशे टूटते हैं। इसके अलावा कार भी यहाँ पे सेव नहीं रहती, स्पेशली अगर इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर्स की बात की जाए। और इस्लामाबाद के बाद अमेरिका की रियासत नेब्रास्का में भी शदीद मौसम की लपेट में आ गई है। जुमेरात 17 अप्रैल को नेब्रास्का के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी को शदीद मुतासिर कर दिया है। बिल्कुल। और तूफान के साथ होने वाली शदीद ग्यालाबारी ने मकानात, होटल्स और गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए हैं। जैसे वही सिचुएशन है जैसे इस्लामाबाद में थी। और मकामी इंतजामिया ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत भी की है, अलर्ट जारी किया है, जबकि नुकसानात का तखमीना भी लगाया जा रहा है। तो हम तो यही कहेंगे, स्टे सेफ एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखें और घर में रहें, ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका लिए चलते हैं आपको, जहाँ पर अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में प्रोफेसर जॉन मर्जिद की ज़ेर क़यादत एक तवील तहकीक के दौरान ये हैरानकुन इंकशाफात हुए हैं। और हैरानकुन इंकशाफात क्या है हसनैन, वो मैं आपको बताती हूँ। कौवा, आपको पता है ना, कौवा जो होता है वो इंसानी चेहरों को पहचान सकता है और वो पर्सनल ग्रजेस रखता है 17 साल तक बंदे से। 17 से भी ज्यादा? ये तो सिर्फ 17 साल की तहकीक है। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो रिसर्च हुई है। और वो ना सिर्फ याद रखते हैं बल्कि बदला लेना भी नहीं भूलते। दे डोंट फॉरगेट, दे डोंट फॉरगिव। तहकीक में इस्तेमाल होने वाला एक खास मास 17 साल बाद भी कौवों के हमलों और चीखों पुकार का निशाना बना है। ये रिसर्च हुई है। बिल्कुल ऐसी है। और ये हमले उन कौवों ने भी किए जो उस वाक़े के वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, यानी कौवे अपनी नस्लों में भी चेहरे, खतरात और दुश्मनियां मुंतकिल करते हैं। तहकीक का निचोड़ सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो भूलते नहीं और वो माफ़ नहीं करते। सो अगर आप कौवों के साथ कुछ छेड़खानी करते हैं तो आपको वो याद रखेंगे। और आपसे हम गुजारिश करते हैं कि छेड़खानी करके आप ये ना समझिएगा कि वो भूल जाएंगे। हाँ, अगर आपको वही नस्ल का कौवा नहीं मिलेगा तो फिर शायद आपकी बचत हो सकती है। ख़वातीन नौज़ात, आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपके साथ हमने शेयर करनी है। हम अक्सर गूगल की बात करते हैं, AI की बात करते हैं, और गूगल ने एक नया AI सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है डॉल्फिन जेमा। इसका मकसद क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझना कि डॉल्फिन एक दूसरे से कैसे बात कर सकती हैं और ये इंसानों और डॉल्फिन्स के दरमियान
राब्ते की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है। और यकीनी तौर पर जब डॉल्फिन के साथ आप बात कर सकते हैं तो आपके जो खतरात हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर जब डॉल्फिन बिगड़ी होती है ना तो वो नहीं देखती आगे कौन है। बिल्कुल, वो नहीं देखती कि आगे इंसान है या कौन है, कोई उसकी अपनी ही ज़ात का कोई है, बल्कि वो हमला कर देती हैं। और ये AI जॉर्जेटिक और वाइल्ड डॉल्फिन प्रोजेक्ट की मदद से तैयार किया गया है, जिसमें ज़ेरे आप रिकॉर्ड किए गए ऑडियो और वीडियो क्लिप्स भी हैं और उनका इस्तेमाल किया गया है। डॉल्फिन जेमा एक खास पिक्सल फोन सेटअप जिसे चैट कहा जाता है के साथ काम करता है। ये मुकम्मल तर्जुमा तो नहीं करता, लेकिन इंसानों और डॉल्फिन्स के दरमियान सादा पैगामात का तबादला जो है, यानी कि आप ये कहें कि किस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट विद डॉल्फिन, या फिर डॉल्फिन आपके साथ किस तरह से कम्युनिकेट कर सकती हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा हो सकता है। तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये इस तरह की स्टोरीज हैं जो जब हमने सुनी और हमने पढ़ी और हमने देखी तो हमें भी काफ़ी हैरानकुन लग रही थी। तो हमने सोचा कि हैरानकुन जैसी चीज़ें होती हैं वो आपके साथ शेयर करें। बिल्कुल ऐसी है गजल। आगे आप तो बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप 30 साल या 40 साल एक जगह पे काम करें और वहाँ से आप चंद डॉलर्स की, मतलब 5 या 6 या 7 डॉलर्स की कुछ चीज चोरी कर लें, तो उसका क्या आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा? वो अब एक बैड इम्पैक्ट जाएगा, ट्रस्ट फैक्टर है वो खत्म हो जाएगा, बुरा इम्पैक्ट तो होगा ना। उसके लिए आपको अगर नौकरी से निकाल दिया जाए या आपको कुछ बेनिफिट्स ना मिले रिटायरमेंट के, वो तो फिर इतना भी नहीं होना चाहिए। आपने इतनी ज्यादा खिदमत की है उसके साथ, इदारे के साथ। तो जापान में हुआ कुछ यूं ही कि जापान के शहर टोक्यो में 29 साल सर्विस के हामिल एक बस ड्राइवर को सिर्फ 1000 येन यानी तकरीबन डॉलर जो थे $7 चोरी करने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। वैसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी ना इतने टाइम से, अगर आप काम कर रहे थे मांग लेते आप। ये वाकया 2022 में पेश आया जब सिक्योरिटी कैमरों ने इसे मुसाफिरों के किरायों से रकम लेते हुए पकड़ा है। ये इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ड्राइवर कैसा था, किस तरह का दिखता था। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह मैंने गजल आपको पहले कहा ना कि लंबी मुद्दत की जो मुलाजमत होती है उसके बावजूद भी जापान के शहर में ना सिर्फ उसे नौकरी से बर्खास्त किया गया, बल्कि 12 मिलियन येन यानी कि तकरीबन $84,000 की रिटायरमेंट रकम भी उससे रोक ली गई। और ड्राइवर ने अदालत से रुजू किया, जहां इब्तदाई फैसला इसके हक में आया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बिला आखिर शहरी हुकूमत के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया, ये कहते हुए कि इस अमल से पब्लिक ट्रस्ट को ठेस पहुंची है, उसको उसने मजरूह किया है। और यकीनी तौर पर देखिए, ये स्टोरी शेयर करने का मकसद गजल ये है कि आप जब कुछ चोरी करते हैं तो उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उनसे आपको आगाह होना चाहिए। चोरी 1 रुपए की भी है, चोरी 1 करोड़ की भी है और 10 करोड़ भी है, उसको चोरी के जुमरे में ही रखेंगे। और ये मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं अच्छा प्रेसिडेंट शो किया है जापान के इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, और वो सुप्रीम कोर्ट तक गए इस बंदे के खिलाफ। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन लेट्स सी क्या माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसी है। आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ते हुए आपको ये बताते हैं कि आपके दूध में आपके दूध के ग्लास में अगर आपके दूध के ग्लास में, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक फ्रोक डाल दिया जाए तो क्या आप उस दूध को पिएंगे? मेंढक अगर डाल दी जाए तो मैं तो नहीं पीऊंगा, लेकिन इसके हवाले से स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि फ्रिज की इजाद से पहले, जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे, तो दही रूस में लोग दूध को खराब होने से बचाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाते थे। वो ये होता था कि दूध के बर्तन में जिंदा मेंढक डाल दिया करते थे ताकि दूध को आप साफ रख सकें, नीट रख सकें, या फिर गंदा ना हो दूध। ये उनकी रिवायत थी, और ये रिवायत इस मुशाहिदे पर मबनी थी कि जहां मेंढक होता वहां दूध ज्यादा देर तक ताजा रहता है। बिल्कुल ऐसी है। और अब साइंस ने इस देसी नुस्खे की तस्दीक भी कर दी। तहकीक से पता चला कि बाज मेंढकों की जिल्द ऐसे कुदरती मादे खारिज करती है जिसमें एंटी बैक्टीरियल या फिर एंटी फंगल खुसूसियात होती हैं। यानी ये एक पुराना मगर ज़बरदस्त हयाताती हल था जिसने साइंस से पहले साइंस को जीत लिया। और यही बात है कि आप इसका मकसद ये नहीं है कि आप अब यही तरीका अपनाएं। नहीं, अगर इसका मकसद ये बताने का ख़वातीन व हज़रात कि आप अगर किसी दूर दराज के इलाके में रहते हैं जहाँ पे बिजली नहीं है और आपके पास फ्रिज की फैसिलिटी नहीं है, तो आप अपने दूध को तरोताज़ा रखने के लिए उसके अंदर मेंढक डाल सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारी खुसूसियात होती हैं और ये साइंसी तरीके से भी अब इसको कॉमन प्रैक्टिस वहाँ के लोगों की कॉमन प्रैक्टिस थी। लेकिन अब तो दुनिया आपको पता है जदीद हो चुकी और आगे बढ़ चुकी है। फ्रिज नहीं, फ्रिज की भी बहुत सी अक़साम आ चुकी हैं, अच्छे से अच्छा फ्रिज है। बिल्कुल ऐसे ही है। ख़वातीन व हज़रात